हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि आइटरेटिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। इस वीडियो और आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। अब बात उठता है कि रिकर्सिव फंक्शन कहते किसे हैं। रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो बार बार अपने को कॉल करता है विथ मॉडिफिकेशन इन आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट में बदलाव करता है और फिर उस नए आर्गुमेंट के साथ अपने को कॉल करता है, फिर आर्गुमेंट में बदलाव करता है, फिर नए आर्गुमेंट के साथ अपने आप को कॉल करता है। ये कॉलिंग तब तक चलता रहता है जब तक कि बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जब बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो रिकर्सन स्टॉप हो जाता है और उसके बाद रिकर्सन का अनबाइंडिंग शुरू हो जाता है। जो काम हम लोग रिकर्सन से कर सकते हैं वो लूप से भी कर सकते हैं, और जो लूप से कर सकते हैं वो रिकर्सन से भी कर सकते हैं। कौन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे लूप इस्तेमाल होगा, कहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये निर्भर इस बात पे करता है कि कौन किस स्थान पे ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव और सुटेबल है। अब कोई रिकर्सिव फंक्शन है, उसका हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं टाइम टेकन का एज अ फंक्शन ऑफ एन, है ना, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म। जैसे कि मान लिया जाए कि टी एन क्या है, कोई फंक्शन है टाइम टेकन का किसी रिकर्सिव फंक्शन का। अगर हम इसको टी एन माइनस वन प्लस एन लिख देते हैं, तो अगर ये टाइम टेकन एज इनपुट एन, एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म, ये क्या है, इसका प्रीवियस टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन। कोई भी रिकर्सिव कोड का हम लोग पहले रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। रिकरेंस रिलेशन लिखने के बाद उसका टाइम टेकन एज फंक्शन ऑफ इनपुट एन निकाल लेते हैं और वहां से हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाता है। रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रिकर्सन ट्री मेथड, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर मेथड, अकरावासी मेथड, तो ये सब हम लोग सब देखेंगे, ठीक है, सकते हैं। तो आइए अपने चलते हैं, लेते हैं अपना पहला एग्जांपल। हम लोगों ने यहाँ एक रिकर्सिव फंक्शन लिया है, ठीक है। फंक्शन है जिसमें इनपुट साइज n आर्गुमेंट है, मतलब ये इनपुट है, n क्या है, इनपुट है। अगर n लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न, मतलब क्या है कि n अगर 0 है या 0 से छोटा है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट करना है n को। और फिर से देखिए फंक्शन फन ए भी है, फन ए भी है, n माइनस वन कॉल हो जाता है, मतलब आर्गुमेंट में बदलाव किया, आर्गुमेंट में एक घटाया, एक सब्ट्रैक्ट किया और फिर से अपने आप को कॉल कर लिया। फिर से अब n माइनस वन जाएगा तो फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा n माइनस वन, फिर n माइनस टू कॉल हो जाएगा। तो ये कब तक कॉल होगा, जब तक n ग्रेटर देन जीरो, n जीरो तक आ गया तो फिर रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, मान लिया n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। अब हाँ फंक्शन है ना 5 है ना, सबसे पहले आया। अब इस फंक्शन में क्या है, 5 लेस देन जीरो तो नहीं है, तो प्रिंट किया 5 को, है ना, 5 को प्रिंट किया। उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया, है ना, कितना को, 1 माइनस है फंक्शन, है ना, 5 माइनस 1 4, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो फंक्शन 4 जब आएगा तो ये भी प्रिंट करेगा 4 को, और ये 4 कॉल करेगा किसको, फंक्शन 3 को। उसी प्रकार से, है ना, जब 3 आएगा तो 3 को प्रिंट करेगा, कॉल करेगा किसको, 2 को। उसी प्रकार से ये जो है सो 2 को प्रिंट करेगा, है ना, और कॉल करेगा 1 को। अब 1 आया तो 1 भी लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो 1 को प्रिंट करेगा, है ना। फिर से यहाँ पे क्या होगा, 1 को प्रिंट करेगा, है ना, और ये जो है कॉल होगा फंक्शन 0। अब जैसे ही फंक्शन 0 है तो ये जो है सो रिटर्न हो गया, मतलब अब रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बाद कंट्रोल फंक्शन 1 को जाएगा, फंक्शन 2, इस प्रकार से कंट्रोल पास होता रहेगा, कंट्रोल पास होता रहेगा, कंट्रोल इसको 5 को चला जाएगा। अब देखिए कि इसमें ये जो फंक्शन है जब हम लोगों ने पास लिया तो कितनी टाइम्स, एक बार प्रिंट करने का हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, तो कितनी बार प्रिंट किया, 1 2, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 3 4 5, है ना। तो अगर आप देखिएगा, है ना, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स से प्रिंट किया। और फंक्शन कॉलिंग का कितने टाइम्स हुआ, 0 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 6, मतलब फंक्शन कॉलिंग 6 टाइम हुआ, और जो फंक्शन को जो प्रिंट करने का काम हुआ वो 5 टाइम्स हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसे देखा, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं कि इसका रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं, है ना। रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे तो ये हमने दिया कि आप समझें कि कैसे ये रिकर्सिव कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं, तो रिकरेंस रिलेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या मानते हैं कि ये जो फंक्शन है, मान लिया जाए, है ना, जो टाइम टेकन है वो tn है ना। t देखिए जब रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं तो जो फंक्शन का नाम, जो यूजुअली ऐसे लिखने का कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम यूजुअली हम लोग t से डिनोट करते हैं, है ना।
तो हम लोग मान लेते हैं कि ये फंक्शन है ना tn टाइम लेता है। अब ये वाला स्टेटमेंट तो बार बार चेक होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो है c1 टाइम लेता है और प्रिंट करने का जो टाइम लेता है वो c2 लेता है। अब बताइए कि जब फंक्शन n जो है वो tn टाइम ले रहा है तो n-1 कितना टाइम लेगा, tn-1। अब क्या है कि हम लोग को मिल गया टोटल टाइम टेकन, तो tn है ना, ये जो tn है बराबर कितना है c1 प्लस c2 प्लस tn-1। मतलब ये और ये तीनों को सम कर दीजिएगा तो ही ना निकलेगा कि टोटल टाइम टेकन बाय फंक्शन क्या होगा। और यहां से पता चल सकता है कि ये हो जाएगा tn-1 प्लस c। ठीक, c1 प्लस c2 को हम लोग एक c मान लिए, ठीक है। तो और देखिए एक चीज और है कि c जो कोई कांस्टेंट है उसको हम लोग θ1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसके ऑर्डर से मतलब है, हम लोग इसको क्या करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, इसलिए c को θ1 भी लिख सकते हैं और हम लोग 1 भी लिख सकते हैं जनरली कांस्टेंट को। तो tn-1 है ना प्लस 1, ये क्या हो गया है ना, ये जो फंक्शन है उसका रिकरेंस रिलेशन हो गया। अब हम लोग इस रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फैक्टोरियल फंक्शन लिया है ना, ये जो है सो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है, ठीक है। हम लोगों ने फैक्टोरियल इन n है ना, अब n है ना वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अगर n 0 के बराबर है तो 1 रिटर्न करना है। फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 होता है ना। और फिर रिटर्न है ना n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब पहले देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। मान लेते हैं है ना कि n बराबर जो है सो 5 है ना, n बराबर 5 है। अब ये काम कैसे कर रहा है ना, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, ठीक है। अब ये क्या किया है ना, ये है 5, यहाँ पे 5 n5 है तो 5 इज मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई है ना फैक्टोरियल 4 हो गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 आया तो वो क्या करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये क्या करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल है ना 3 करेगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 3 क्या करेगा है ना 3 इंटू फैक्टोरियल 2 करेगा, और उसी प्रकार से 2 क्या करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 करेगा, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 क्या करेगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0 होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 1 इंटू फैक्टोरियल 0 हुआ तो यहाँ पे 0 गया, n 0 है तो रिटर्न 1, तो मतलब इसको कितना वैल्यू मिल गया 1, फैक्टोरियल 0 कितना वैल्यू मिल गया 1 मिल गया। अब है कि 1 इंटू 1 ये किसको रिटर्न कर देगा 1, फैक्टोरियल 1 को, फैक्टोरियल 1 को कितना रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 है ना, 2 किसको रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल 2 को। 3 इज टू 2 6 किसको रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल 3 को, है ना। और 6 इंटू 4 24 किसको रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल 4 को। और 4 जो है 5 इंटू 24 120, ये किसको रिटर्न कर देगा है ना फैक्टोरियल 5 को। तो फाइनली फैक्टोरियल 5 120 मेन को रिटर्न कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो इसके लिए पहले रिकरेंस रिलेशन निकालेंगे, है ना, क्योंकि ये भी तो रिकर्सिव कोड है ना, बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, और जब कंडीशन मेट हो जा रहा है तब फिर ये जो है सो रिकर्सन अनबाइंड होना शुरू हो जा रहा है, रिकर्सन स्टॉप होके अनबाइंड होना शुरू हो जा रहा है। अब मान लेते हैं फैक्टोरियल है, इसका जो टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट n है वो tn है। जनरली हम लोग t फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, है ना, करने का आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कन्वेंशन है ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग tn क्या माना, फंक्शन एज ऑफ इनपुट n, है ना, टाइम टेकन एज व्हेन इनपुट n इज गिवन इज tn हम लोगों ने माना। अब n इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1, तो ये स्टेटमेंट को मान लें एग्जीक्यूट होने में c1 टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो ये क्या हो रहा है, पहले n जो भी है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे n कितना है 5 है, और उसको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करता। फैक्टोरियल 4 अगर मान लिया जाए हमको पता है फैक्टोरियल 4 पता है, मान लिया ABCD जो भी है इंटू 5, है ना, कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा, कोई कांस्टेंट टाइम लगेगा क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन ही तो है। तो मान लिया मल्टीप्लिकेशन में, है ना, 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, मान लिया C2 लग रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर क्या हो रहा है, अपने आप को कॉल भी कर दे रहा है, जैसे ये फंक्शन 4 जो है, ये जो फंक्शन 5 है फंक्शन 4 को कॉल कर दिया, है ना, 4 के बाद 3 को कॉल कर दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद
है ना फंक्शन को कॉल कर दे रहा है आर्गुमेंट डिक्रीज करके, तो इसलिए इसमें जो होगा प्लस टी एन माइनस वन। देखिए ये आप गड़बड़ हो सकते हैं कि ठीक है ये n इज टू फैक्टोरियल n माइनस वन है, तो इसका जो अथी होगा वो n है ना मल्टीप्लाइड बाई टी एन माइनस, ये गलत हो जाएगा है ना, ये ऐसा नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि जो टी एन माइनस वन है वो n टाइम्स कॉल हुआ, n टाइम्स टी एन माइनस वन कॉल हुआ, जबकि टी एन माइनस वन मात्र एक टाइम कॉल हुआ है ना, जो कॉल हुआ जो वैल्यू मिला एक बार कॉल हुआ और जो वैल्यू मिला उसको एक बार n से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब n से मल्टीप्लाई होने का टाइम c2 रख लेते हैं, और जो कॉल हुआ वो अगर n के लिए tn है तो n माइनस वन के लिए tn माइनस वन हो जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकरेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे, tn इज इक्वल टू है ना c1 प्लस c2 प्लस tn माइनस वन, और इसको लिख देते हैं tn माइनस वन है ना, c1 प्लस c2 को c लिख देते हैं, फिर c की जगह हम लोग है ना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनली टाइम कैपेसिटी निकालना है, ऑर्डर से मतलब है ना, ये हो गया रिकरेंस रिलेशन है ना इसका, ठीक है। तो हमने दोनों फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन निकाला है ना, दोनों फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन एक ही है, tn है ना tn माइनस वन प्लस वन, जब n ग्रेटर देन जीरो है और n इजिकल टू जीरो है तब 1 है ना, तो ये रिकरेंस रिलेशन है। आप इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज n मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसको मेथड को बोलते हैं रिकर्सन ट्री मेथड है ना, रिकर्सिव ट्री मेथड या रिकर्सन ट्री मेथड है ना इसको बोलते हैं। अब इससे हम लोग निकालेंगे है ना tn का वैल्यू है ना। अब देखिए tn जो है सबसे पहले कॉल होता है तो 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, प्लस वन है ना, 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है ना, 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है और n माइनस वन को कॉल कर देता है, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, n माइनस टू को कॉल कर देता है, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, n माइनस थ्री को कॉल, 1 यूनिट ऑफ टाइम को क्या में लग रहा है, प्रिंट करने में n को है ना, या ये कंडीशन चेक करने में, हम लोग बताया c1 प्लस c2 है ना, और उसको हम लोगों ने मान लिया 1 है ना, तो मतलब 1 मतलब जब लिख रहे हैं तो एक कोई कांस्टेंट टाइम ले रहा है ना, फिर ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है ना, और n माइनस फोर को कॉल करता है, ऐसे वैसे n माइनस वन तक चलते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री से माइनस n माइनस वन, जिसको t1 भी लिख सकते, यहाँ भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लिया गया है ना, और फिर ये जो है सो n माइनस n को कॉल कर दिया जो कि जीरो है, जीरो तक हम लोग क्यों गए क्योंकि जीरो में पता है कि जीरो में वैल्यू 1 है। अब जैसे ही या यहाँ भी समझ सकते हैं कि जीरो में क्या है, बेस कंडीशन मीट कर जा रहा है, उसके बाद रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा और रिकर्सन अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये जो tn है वो कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है ना, 1 यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, उसके इसको कॉल कर रहा है, तो मतलब tn क्या है 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, tn माइनस क्या है 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है और इसको कॉल कर देगा, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, उसी प्रकार से ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है ना, उसी प्रकार से ये भी, ऐसे करते करते ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा है ना। और यहाँ पे जो n माइनस वन है ये तो प्रिंट तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि n जब जीरो है तो यहाँ से, लेकिन 1 यूनिट ऑफ टाइम इससे भी मान सकते हैं, क्योंकि ठीक है प्रिंट आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन इफ का जो कंडीशन है वो तो चेक कर ही रहे, तो उसमें भी तो कुछ समय ही लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको ही मान लेते हैं कि ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को इसका निकालना है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, हम लोग को निकालना है टाइम कैपेसिटी, इसलिए कांस्टेंट अगर डिफरेंट भी रहेगा तो उसको एक ही मान लेते हैं कि एक ही है ना, उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं। अब सारे को अगर जोड़िएगा है ना तो कितना हो जाएगा, n के लिए एक है, n माइनस वन के लिए एक है, तो ये कितनी टाइम चलेगा, निश्चित रूप से n प्लस वन टाइम चलेगा है ना, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो n के लिए n और एक a है ना, तो n प्लस वन, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार हो जाएगा है ना, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार हो जाएगा, n प्लस 1 टाइम हो जाएगा, तो tn को कितना लिखेंगे, सिंपली n प्लस 1, n प्लस 1 लिख दिए। अब इससे इसका टाइम कैपेसिटी हम लोग बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं, टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट n, अगर n प्लस 1 है तो इसका टाइम कैपेसिटी बिग O ऑफ n भी ले सकते हैं, थीटा ऑफ n भी लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से टाइम कैपेसिटी हम लोग रिकरेंस रिलेशन से निकालें। ये मेथड क्या रहा, रिकर्सन ट्री मेथड। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हम लोग सोल्व करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tn कितना है ना, हम लोग लिख सकते हैं tn माइनस वन प्लस वन है ना, यहाँ से है ना। अब देखिए tn माइनस वन
के जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखिए टी एन अगर n-1 है तो टी एन माइनस वन कितना होगा? टी एन माइनस टू है ना प्लस वन, यही ना होगा। अगर यहाँ पे टी एन माइनस वन रख दीजिएगा तो एन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। तो टी एन माइनस वन की जगह है ना इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो कितना हो जाएगा है ना, वो हो जाएगा टी एन माइनस टू प्लस वन है ना प्लस वन, दैट इज टी एन माइनस टू है ना प्लस टू हो जाएगा। अब देखिए टी एन माइनस टू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी एन माइनस टू की जगह क्या लिख सकते हैं? टी एन माइनस थ्री है ना प्लस वन, हाँ लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे टी एन है, टी एन माइनस वन, तो यहाँ पे एन माइनस टू रख दीजिए तो टी एन माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे एस को क्या लिख सकते हैं? टी एन माइनस थ्री है ना प्लस वन है ना प्लस टू, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं टी एन माइनस थ्री प्लस थ्री। अब देखिए ऐसे ऐसे एक पैटर्न देखिए समझ में, वन है तो वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, ऐसे ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? जीरो तक, एन माइनस एन तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि एन इक्वल टू जीरो अगर हो जाएगा तो हमको उसका वैल्यू पता है वन, तो वहां से फिर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो टी एन माइनस वन एन जब गए जो कि जीरो के बराबर होगा, टी जीरो के बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। अगर वन था तो वन, टू था तो टू, थ्री था तो थ्री, हर बार मतलब एक ऐड हो रहा है। यहाँ पे एक है, फिर एक बार जब सब्स्टिट्यूट किए तो टू हो गया, फिर दूसरा बार सब्स्टिट्यूट किए थ्री। उसी प्रकार से nth बार सब्स्टिट्यूट एक एक करके बढ़ते जाएगा, जब टी एन माइनस एन हो जाएगा तो ये n हो जाएगा है ना। और हम लोग को टी एन माइनस वन जो कि जीरो है, टी जीरो, तो टी जीरो का वैल्यू पता है वन है ना, तो वन प्लस एन हो गया है ना। टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन, वन प्लस एन हो गया। और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हमको लिखना है तो बिग ओ ऑफ एन और थीटा एन और बिग ओमेगा एन लिख देंगे। अब इसको, इस मेथड को बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जैसे जो हम लोग लास्ट वैल्यू से शुरू करते हैं, हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। प्रथम वैल्यू क्या होना? प्रथम वैल्यू जीरो होगा, वन होगा, तो ये सब फर्स्ट वैल्यू होगा। और लास्ट वैल्यू कहाँ से? एन से चल रहे हैं। जो लास्ट वैल्यू है, अगर मान लिया एन 20 दे तो हम लोग तो टी 20 से चलेंगे है ना, 19 प्लस वन है ना, फिर 18 प्लस वन है ना, फिर 70, तो हम लोग पीछे से चल रहे हैं, पीछे से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये मेथड क्या हो गया? बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया टाइम कम्प्लेक्सिटी रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक तरीका और है ना इसको, इस रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने का। अब अगर यहाँ पे टी एन है जो टी एन माइनस वन प्लस वन है, तो हम लोगों ने टी एन माइनस प्लस टी एन माइनस वन प्लस वन लिख दिया। अब टी एन माइनस वन को कितना लिख सकते हैं? टी एन माइनस टू प्लस वन। टी एन माइनस टू को कितना लिख सकते हैं? टी एन माइनस थ्री। ऐसे वैसे ये घटते घटते टी टू हो जाएगा, तो टी वन प्लस वन हो जाएगा। जैसे n हो रहा था तो n से एक कम था n माइनस वन, उसी प्रकार से 2 है तो 2 से एक कम है t1 है ना। उसी प्रकार से फिर 1 है तो 1 से एक कम है t0 प्लस वन, यहीं तक जाएगा क्योंकि t0 में हमें वैल्यू मिल गया जो कि 1 के बराबर है। अब देखिए ये सारे को जोड़ दीजिए, ये इधर जोड़ दीजिए, इजिकल टू इधर सारा ऐड कर दीजिए, इधर भी ऐड कर दीजिए टोटल, और फिर इधर भी ऐड कर। जब ऐड कीजिएगा तो ये टर्म कट जाएगा है ना, ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म भी इससे कट जाएगा है ना, फाइनली ये टर्म भी इससे कट जाएगा है ना, और किसी टर्म से है ना t2 कट जाएगा है ना। कहने का मतलब सारे कट जाएंगे जब ऐड कीजिएगा, तो बचेंगे क्या है ना, बचेगा सिर्फ ऊपर में tn, इसमें सिर्फ tn बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 1 1 1 1, ये तो रहा ही, कितने टाइम चला 1 1 1 है ना, वो 1 माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री से लेके n माइनस n तक चला। तो कहने का मतलब 1 1 कितना टाइम चला? n टाइम्स है ना, और ये t0 बचा, t0 तो कहीं हुआ नहीं, गया नहीं, तो t0 हुआ है ना। तो ये मतलब क्या हो गया है ना, फंक्शन निकालिए t0 है ना प्लस n हो जाएगा है ना, tn कितना होगा? t0 प्लस n। अब t0 पता है ना, दैट इज 1 है ना प्लस n, और इसको हम लोग जब ये निकल गया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से, बिग O ऑफ n और है ना थीटा ऑफ n। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें भी फंक्शन लेंगे, उनका रिकरेंस रिलेशन निकालेंगे, और फिर उनका उसके रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करके उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।